एक कैदी होता है और उसकी तीसरे दिन फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। वो कैदी जिसका नाम सुमित होता है वो थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सुमित कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आखिरी रात या फिर मैं अपनी एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूं। और इस बात को सुनकर कहीं न कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं जेलर साहब। कहीं न कहीं सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब और वो सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। जो कैदी 2 दिन बाद जिसको फांसी के फंदे पर झूलना है और कहीं न कहीं वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा कह के चला जाएगा। और उसके मन में ख़्याल आता है कि वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है। वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। चाहे अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अब जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसकी पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं खान सैफी। आज की सच्ची घटना, जो ये दुखद पूर्ण घटना है, ये जब मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपकी अंतर आत्मा ज़रूर पूछेंगी और आपकी रूह भी कांप उठेगी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहाँ पर दो दोस्त होते हैं। एक का नाम सुमित होता है और दूसरे का नाम सुरेश होता है। सुमित और सुरेश एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, धीरे धीरे एक साथ बड़े भी होते हैं। और एक निश्चित समय के बाद दोनों दोस्त कहीं ना कहीं एक कंपनी में जॉब के उद्देश्य से ज्वाइन कर जाते हैं। और इसी बीच उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वंदना। और वो सुमित से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है, सुमित को अपना दिल दे बैठती है। और दोनों का एक साथ मिलना मिलना जुलना, घूमना फिरना, साथ साथ होना अब ये हो जाता है। सुमित जब अपना टिफ़िन लेकर जाता है तो उसके टिफ़िन से कहीं न कहीं वंदना भी खाना खा लेती थी और जो खाना वंदना लेकर आती थी उसमें सुमित भी निकाल कर खा लेता था। मतलब ये कहें कि दोनों की ये दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी, जो कहीं न कहीं अब औरों को भी नज़र आने लगा था। सुमित का जो दोस्त होता है सुरेश, सुरेश कहता है कि दोस्त, मैं चाहता हूँ कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की वंदना से हो जाए। तो कहते हैं ना कि कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी से शेयर नहीं करना चाहता है। सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड को शेयर नहीं करूंगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। क्योंकि गर्लफ्रेंड तो हमारी है, तो आपको या फिर हम तुम्हारी उससे बात क्यों करवाएं। कहीं ना कहीं वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम उस लड़की से तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते हैं। इस बात से सुरेश कहीं न कहीं नाराज़ हो जाता है और उसी समय से सुमित के प्रति उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर सुरेश उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। उसके साथ हर वो काम करता है जो आम तौर पर लड़की नहीं चाहती है। उस हद तक वो गुज़र जाता है और इसके बाद उसकी बड़े ही निर्मम तरीके से गला दबाकर हत्या कर देता है। बल्कि हत्या करने के बाद सुमित के बेड पर जाकर सुला देता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है। और इसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फ़ोन करके देता है कि साहब, एक लड़की ऐसे ऐसे यहाँ पर पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है और चूँकि उसी समय सुमित उस रूम पर पहुँचा हुआ होता है और सुमित की गिरफ्तारी वहाँ पर हो जाती है। सुमित ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आखिर जो कृत्य हुआ, इस कृत्य को किया किसने। कहा जाता है ना कि जो मौका है वारदात पर जो सबूत मिलता है, उस सबूत से ही सब कुछ होता है और कहीं ना कहीं सबूत के बल पर ही सारा काम होता है। सुमित की गिरफ्तारी होती है, उसे जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीज़ें होने लगती हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। लड़की की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही बेदर्दी तरीके से गला दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, सब इस बात को लेकर कि इस लड़के को फांसी हो, इसकी डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह कैंडल मार्च प्रारंभ हो जाता है। जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं,
सब इस बात के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। और होता भी वही है। समय आने पर सबूत के आधार पर सुमित को फांसी की सज़ा जज साहब सुना देते हैं। आज एक बार फिर से एक निर्दोष को दोषी बनाया जाता है, वो भी दोष इतना कि कहीं न कहीं फांसी के फंदे तक उसको पहुंचा दिया जाता है। परसों ही उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अब सुमित तो तुम्हारी फांसी होनी है। और फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी यही कहता है कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी संविधान और कानून और न्यायालय का अनुपालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि तुम आखिर क्या चाहते हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुमित थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी है, जेलर साहब ने कहा। सुमित कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आखिरी रात या फिर मैं अपनी एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊँ। उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूँ, क्योंकि बात अंतिम इच्छा की थी। और इस बात को सुनकर कहीं न कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं न कहीं सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब। और वो सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ, जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पर झूलना है और कहीं न कहीं वह दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में ये ख़्याल आता है कि वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसकी पत्नी को खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। एक रात तुम उसके साथ बिता लो, एक रात को तुम उसके साथ बेड पे सो जाओ। तो उसकी पत्नी वहाँ से घर से निकलती है। वह भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरा पति ही, चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो, कानून तो उसको दोषी मान ही चुकी है और कहीं न कहीं वो ज़रूर इन्वॉल्व होगा इसमें, इसलिए कानून उसे दोषी मान चुकी है। तो चलते हैं। और अगर पति की इच्छा है कि मैं एक रात उसके साथ बिताऊं तो मैं जाती हूँ। कहीं न कहीं इस बात को सोचकर पत्नी उससे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुँचती है। इधर उसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। उसको जनरल वार्ड से एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाता है, ताकि उस पति और पत्नी के बीच क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, एक दूसरे से आपस में क्या बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो कहीं न कहीं जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से उन दोनों के बीचों बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उसको वो साफ-साफ सुन पाएँ। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर भी 2 बॉडीगार्ड भी तैनात कर दिया जाता है। पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है और जाते ही अपने पति को देखती है, कहीं न कहीं रोना प्रारंभ कर देती है और पति भी उसको देखकर रोना प्रारंभ कर देता है और दोनों काफ़ी देर तक रोते हैं। रोने का जब सिलसिला खत्म हो जाता है, तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? सुमित, आखिर हमारे प्यार में क्या कमी आ गई थी जो तुमने ये कृत्य किया? और अगर तुमने किसी से प्रेम किया भी तो फिर उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों दिया? बड़ी सरसरी निगाहों से ये पूछना चाहती है कि आखिर क्या कमी रह गई थी, आखिर क्या बात है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसी की तुमने हत्या कर दी। उसका पति सुमित खामोश रह जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और फिर उसके बाद बोलना प्रारंभ करता है कि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो या फिर कानून जिस बात के लिए जिसके लिए मुझे फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वास्तव में मैं दोषी हूँ ही नहीं, मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं है। ये भारत का कानून है, साक्ष्य और सबूत के बल पर कहीं न कहीं किसी को सज़ा सुनाती है। इस बात से कहीं न कहीं जितना भी सबूत है, जितना भी साक्ष्य है, वो हमारे अगेंस्ट मिला है। इस वजह से हमें फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो आखिर क्या बात है? तो आखिर क्या बात है? तो वो बात बताओ, उसकी पत्नी पूछती है। और इधर इन दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, जो भी बातचीत चल रही होती है, ये बात साफ-साफ जेलर साहब के साथ-साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। सुमित बोलना प्रारंभ करता है, हमारी कंपनी में जहाँ हम और सुरेश वो दोनों एक साथ काम करते थे, वहीं पर एक लड़की होती है, जिसका नाम वंदना होता है।
और हमारी दोस्ती हो जाती है उस वंदना से। वो भी इतना कि वो हमारा टिफ़िन खा लेती है और हम उसका टिफ़िन खा लेते हैं। और कहीं न कहीं यही एक दोस्ती थी हम दोनों के बीच, और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं था। पत्नी पूछती है, फिर इसके बाद क्या हुआ? तो सुमित बताना प्रारंभ करता है। इसके बाद वंदना हमसे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम पर जाना चाहते हैं, तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ खाना खाना चाहते हैं। और हम भी उसको इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको बुला लेते हैं। और कहीं न कहीं सुरेश भी पहले से वहाँ पहुँचा हुआ होता है। और जब हम बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए गए हुए थे, इस बीच में सुरेश ने उसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं सब्ज़ी लेकर आता हूँ, तब तक वंदना का मृत शरीर हमारे बेड पर पड़ा हुआ मिलता है और वहाँ से सुरेश फरार हो जाता है। मैं कुछ सोच पाता, मैं कुछ समझ पाता। कुछ देर के बाद पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, क्योंकि मौकाए वारदात पर वंदना का डेथ बॉडी मिला था। इस बात को लेके कहीं न कहीं न्यायालय, साक्ष्य कानून हमारे विरोध में होता है और पुलिस हमें वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कह के वो फपक-फपक कर रोने लगती है। उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफ़ी देर तक रोते रहते हैं और यहाँ तक कि जो गेट के बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, उनकी इस बात को सुनकर वो भी रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस से ये सब सारा कुछ सुन रहे होते हैं, वह इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनके कानों को जो आवाज़ जा रही होती है, उन बातों को सुनने के बाद कहीं न कहीं जेलर साहब के भी आँख में आँसू आ जाते हैं। पूरा जेल का जो माहौल होता है, वो कहीं न कहीं गम में बदल जाता है। सुमित आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है कि भारत का कानून अंधा होता है और कहीं न कहीं ये अंधा कानून ही है। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और साथ ही जो सबूत वारदात पर मिला, उस बेस पर हमें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना और कहीं न कहीं इस बात का ज़िक्र अपने बच्चे से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था। नहीं तो आने वाले समय में कहीं न कहीं कानून, शासन और प्रशासन पर से उन दोनों मासूम बच्चों का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। और ये बोल के सुमित फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा-सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गमगीन हो गया था। सब लोग रो रहे होते हैं। बॉडीगार्ड के साथ जेलर, जेल के जितने भी स्टाफ हैं, कर्मी हैं, सब रो रहे होते हैं। इस घटना को देखकर, इस घटना को सुनकर। जाते समय पत्नी पति को देखती है और पति अपनी पत्नी को, मतलब सुमित अपनी पत्नी को देखता है और उसकी पत्नी सुमित को देखना प्रारंभ करती है। दोनों एक दूसरे को मुड़-मुड़ कर देखते हैं और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है, तो फिर से उसकी पत्नी वहाँ पर पहुँच जाती है और ना सिर्फ पहुँचती है, बल्कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है कि पतिदेव, आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूँ कि 1 से 2 मिनट मैं और आपके पास रह जाऊँ। जेलर इस बात की अनुमति दे देते हैं। 1-2 मिनट और बिताती है वह वहाँ उसके साथ। उसके बाद फिर वो जाने लगती है और कहती है कि आज आपका और मेरा ये आखिरी मिलन है और मैं अब जा रही हूँ। और फिर पत्नी अपने घर चली जाती है। लेकिन इस बीच जितने भी लोग होते हैं, इस बात की चर्चा कहीं न कहीं प्रारंभ हो जाती है कि आखिर एक निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पर भारत का कानून, भारत का संविधान पहुँचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर जब उस वॉइस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनता है, तो उसके मन में अचानक ये ख़्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फँसाया जा रहा है। कहीं न कहीं कानून और संविधान आज फिर एक निर्दोष को फांसी देगी और अब तो कल सुमित को फांसी हो जाएगी। तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाए, तो फिर मेरे रहने और नहीं रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब हमारे आँख के सामने एक निर्दोष को फांसी के फंदे में पहुँचाया जाएगा, अचानक से पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों को इस बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाते हैं जेलर साहब। उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी के साथ-साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, इसके साथ-साथ कई सारे भूतपूर्व जज भी वहाँ पर पहुँचे हुए होते हैं। इस बात की चर्चा प्रारंभ हो जाती है और जो जेलर होते हैं, उस वॉइस रिकॉर्डर को वहाँ पर चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर भारत का कानून में क्या करने जा रहा था।
और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोषी तो उसका दोस्त सुरेश है, तो फिर सुमित को फांसी क्यों? इस बात की चर्चा वहाँ पर होने लगती है और सब लोग इस बात को डिसाइड करते हैं कि कहीं न कहीं अब सुमित को रोका जाएगा और उसकी जगह पर सुरेश को फांसी के फंदे पर पहुँचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना सुमित के घर जाती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत रिहा किया गया है। इस बात को सुनकर कहीं न कहीं पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान पर और भारत के कानून पर फिर से दोबारा से भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी और सच्चाई ये थी कि सुरेश ने वंदना का कत्ल किया था, न कि सुमित ने। अब चूंकि परसों फांसी होने ही होती है, सुमित को इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि सुरेश को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस अपना काम प्रारंभ करती है और जाकर सुरेश को पकड़ लेती है और सुरेश को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय से सुरेश को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। कहीं न कहीं कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से भारत के न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और कानून पर हो जाता है और अगले ही पल सुरेश को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाता है और बाइज्जत सुमित को रिहा किया जाता है। यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला, और अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला होगा, आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में और ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा भी होता है। भारत की न्यायिक प्रक्रिया, भारत का संविधान, भारत का कानून क्या एक निर्दोष को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाती है? और अगर निर्दोष को फांसी के फंदे तक पहुंचाती है, तो क्या ये आम आदमी के लिए सही है या नहीं है? इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।